साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको केरल की एक मार्शल आर्ट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है कलारीपयट्टू। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में एक छोटा सा मगर बेहद खूबसूरत राज्य है केरला। केरला इतना सुंदर राज्य है कि इसे गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, यानी कि भगवान का ये अपना देश है। ये बहुत ही हरा भरा राज्य है और इस राज्य की एक हजारों साल पुरानी कला है, युद्ध कला आप कहिए, जिसे इंग्लिश में मार्शल आर्ट कहते हैं, और उसका नाम है कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू के बारे में कहते हैं कि जो हिंदू मिथोलॉजी है, जो हिंदुओं की पौराणिक कथाएं हैं, उसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। उसमें जो छठे अवतार थे उनका नाम था परशुराम। और ऐसी किंवदंती है कि कलारीपयट्टू की बुनियाद परशुराम ने ही रखी थी। केरल के लोगों का मानना है, खासकर हिंदुओं का, कि केरल पहले समंदर के अंदर डूबा हुआ था। परशुराम ने समंदर के अंदर से उसे बाहर निकाला, केरल का निर्माण किया, और फिर अपने आशीर्वाद में, अपने तोहफे में केरल के लोगों को कलरीपयट्टू नाम का युद्ध कौशल गिफ्ट में दिया। कुछ लोग ऐसे भी जो है जो मानते हैं कि कलरीपयट्टू की शुरुआत अगस्त्य मुनि ने की। तो हिंदू मिथोलॉजी है, उसके अनुसार अगस्त्य मुनि एक साधु थे, महात्मा थे, जिन्होंने समंदर ही को पी लिया था। तो खैर ये सब तो लीजेंड है, किंवदंती है, लेकिन असली बात यह है कि कलरीपयट्टू का इतिहास हजारों साल पुराना है। उसको दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है, और उसका जिक्र संगम साहित्य में भी मिलता है। संगम साहित्य तमिलों का साहित्य है जो हजारों साल पुराना है, उसमें भी कलरीपयट्टू का जिक्र होता है। साथियों, कलरीपयट्टू जो शब्द है वो मलयालम भाषा का शब्द है, जो केरल की क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है। और कलारी का मतलब होता है रणभूमि, बैटलफील्ड या मैदाने जंग, वो कलारी का मतलब होता है। और पयट्टू का मतलब होता है फाइट, यानी मुकाबला। यानी रणभूमि में जो मुकाबला होता है, मैदाने जंग के मुकाबला को मलयालम भाषा में कहते हैं कलरी पयट्टू। साथियों, कलरीपयट्टू की जो कला है, युद्ध कला, मार्शल आर्ट, इसके 4 चरण होते हैं। पहले जो चरण होते हैं इसकी ट्रेनिंग में, उसमें सिखाया जाता है बॉडी कंडीशनिंग, मतलब आपके शरीर को तैयार किया जाता है इस युद्ध कौशल के लिए। इसमें बहुत सारे आपको व्यायाम होते हैं, कसरतें होती हैं, योगाभ्यास होता है। जब आपका शरीर बिल्कुल लचीला हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है, मजबूत हो जाता है, काफी कठिन मेहनत करने के बाद, तब माना जाता है कि आप कलरीपयट्टू सीखने के लिए तैयार हो गए हैं। ये कमजोर लोगों के, ढीले ढाले लोगों के सीखने की चीज नहीं है। जो दूसरा चरण होता है वो होता है, उसमें लकड़ी के बने हथियार चलाने सिखाए जाते हैं। मेनली एक लंबी सी लाठी को चलाना सिखाया जाता है। साथियों, लाठी चलाना भी एक कला है, और जो लोग अच्छे लठैत होते हैं, जिनको अच्छी तरह से लाठी चलाने आती है, वो लाठी का इस्तेमाल हमला करने और बचाव करने में दोनों कर सकते हैं। और जो बहुत अच्छा लाठी चलाना जानते हैं, उनकी फुर्ती देखकर आप दांतों तले उंगली दबा देंगे। तो दूसरी जो ट्रेनिंग होती है, उसमें लकड़ी के हथियार चलाना सिखाए जाते हैं। ट्रेनिंग का तीसरा चरण होता है, उसमें धातु के, यानी मेटल के वेपन्स, धातु के हथियार चलाने सिखाए जाते हैं। ये धातु के हथियार भाला भी हो सकता है, जिसको स्पीयर कहते हैं, तलवार हो सकता है, स्वॉर्ड, ढाल यानी शील्ड,
और ये जो ट्रेनिंग का चरण रहता है ये भी खतरनाक रहता है, क्योंकि इसमें जरा सा चूक होने पर जान भी जा सकती है या आदमी बुरी तरह घायल हो सकता है। इसमें एक चाबुक दबा तलवार का इस्तेमाल होता है, जिसे उरुमी कहते हैं। ये तलवार बिल्कुल चाबुक की तरह चलती है और ये योद्धा के कमर के चारों ओर लिपटी रहती है। लेकिन योद्धा इसे बहुत फुर्ती से जब चलाता है तो सामने वाले की जान जाने का खतरा रहता है। तो ये तीसरा चरण होता है। और जो चौथा चरण होता है वो निहत्थे लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब जब आपके पास कोई हथियार नहीं हो, सिर्फ आप खाली हाथ हो, तो हाथों से कैसे लड़ा जाएगा, जिसको हैंड टू हैंड कम्बैट कहते हैं, वो लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे मुझे ये बात याद आई कि जब हम लोग आईपीएस की ट्रेनिंग करते थे हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में, तो हम लोग की ट्रेनिंग का एक वो भी हिस्सा था जिसे अनआर्म्ड कॉम्बैट कहते हैं। अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी यूएससी में भी निहत्थे लड़ने की ही कला सिखाई जाती है कि जब कोई हथियार आपके पास नहीं हो तब आप किस तरह लड़ सकते हैं। तो इस तरह कलरीपयट्टू के ये 4 चरण होते हैं। कलरीपयट्टू में चिकित्सा का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि लड़ाई के दौरान बहुत सारे जो योद्धा होते हैं वो घायल हो जाते हैं, और घायल होने पर जो उनका उपचार है वो जो देसी पद्धति है भारत की, आयुर्वेदा जिसे कहते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से उन लोग का इलाज किया जाता है। और मालिश का भी कलरीपयट्टू में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, मसाज का, और खासकर नारियल के तेल से योद्धाओं की मालिश की जाती है। एक बात मैं ये ध्यान दिला दूं कि कलरीपयट्टू की जो ट्रेनिंग होती है उसमें 7 साल के ही बच्चे से ट्रेनिंग देना शुरुआत कर दी जाती है और वो कई साल तक चलती है, और ये ट्रेनिंग लड़के और लड़कियां दोनों लेते हैं। साथियों, कलरीपयट्टू का मैंने बताया बहुत प्राचीन इतिहास है, और कहते हैं कि प्राचीन काल में केरल के चेर राजाओं और आज के तमिलनाडु के चोल राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। उसमें चेर राजाओं ने कलरीपयट्टू का बहुत इस्तेमाल किया था। 19वीं सदी में साथियों क्या हुआ, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी तो केरल में अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत हो गई, विद्रोह हो गया। उसमें बागियों ने क्या किया कि कलरीपयट्टू का बहुत सहारा लिया और अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए, क्योंकि उन बागियों को हथियार चलाना आता था, लकड़ी के हथियार भी, धातु के हथियार भी, निहत्थे लड़ना भी आता था, उनका शरीर भी बहुत लचीला था, बहुत मजबूत लोग थे। तो उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत इतना घबरा गई कि 1804 में 1804 में कलरीपयट्टू पर बैन कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध कर दिया गया। अंग्रेजों ने कहा कि ये जो मार्शल आर्ट है, ये जो युद्ध कला है, इसको कोई भी अब कहीं नहीं सिखा सकता। उसके बाद ये कला खतरे में पड़ गई, लेकिन जो कलरीपयट्टू के पुराने गुरु लोग थे वो लोग एक तरह से भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, और उन्होंने छिप के अंग्रेजों की आंखों से बच के उन्होंने ये सिखाना जारी रखा और इस कला को जिंदा रखा। कलरीपयट्टू कला में गुरु शिष्य परंपरा को, यानी उस्ताद और शागिर्द की परंपरा को बहुत सख्ती से निभाया जाता है। साथियों, कलरीपयट्टू के बारे में एक दिलचस्प बात बता दूं कि आपने चाइनीज मार्शल आर्ट के बारे में सुना होगा, कुंग फू। ये चीन की मार्शल आर्ट है, और ब्रूस ली का नाम सुना होगा, जो कुंग फू के बहुत बड़े योद्धा थे, जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी धूम मचा दी थी। एक समय मुझे कुंग फू फिल्मों के देखने का ऐसा चस्का लगा था कि मैं एक दिन में 3-3 फिल्में देख लेता था, महीने में 100 फिल्में देख लेता था। तो कुंग फू की शुरुआत चीन के शाओलिन टेम्पल में हुई थी, शाओलिन मंदिर में। और कहते हैं कि ये जो कुंग फू की कला है ये कलरीपयट्टू से ही प्रेरित होकर शुरू हुई थी। इसकी वजह ये बताई जाती है कि 5वीं सदी में, 5th सेंचुरी में, भारत से एक बौद्ध भिक्षु, बुद्धिस्ट मंक जिसको कहते हैं, उनका नाम था बोधि धर्म, वो हिमालय पार करके भारत से चीन चले गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने, और वो कलरीपयट्टू के भी जानकार थे। तो उन्होंने कलरीपयट्टू के बारे में चीनी लोगों को बताया। कलरीपयट्टू के जो बहुत सारी चाल होती है, दांव पेच होती है, वो जानवरों
की हरकतों को देखकर बनाई गई रहती है कि शेर कैसे झपट्टा मारता है, चील कैसे झपट्टा मारती है, बिल्ली कैसे हमला करती है, बंदर कैसे लड़ाई लड़ता है, मतलब एनिमल मूवमेंट से वो प्रेरित रहते हैं। तो चीनियों को ये बात बहुत दिलचस्प लगी और उन लोगों ने ये बातें अपना ली और उससे धीरे-धीरे कुंग फू की कला विकसित हुई। ये लेकिन एक बात है, दिलचस्प है और थोड़ा निराशा की बात भी है कि कुंग फू को पूरी दुनिया भर में लोग जानते हैं, लेकिन कलरीपयट्टू को उतने लोग नहीं जानते। साथियों, कलरीपयट्टू के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस खेल को अभी ओलंपिक और एशियाई खेलों में नहीं शामिल किया गया है। बड़े-बड़े खेलों में इसको डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में शामिल किया जाता है, यानी प्रदर्शन के रूप में ये खेल किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी लोकप्रियता, इसकी मकबूलियत बहुत बढ़ी है। आपने बॉलीवुड के एक्टर्स के नाम सुने होंगे। बॉलीवुड का एक एक्शन एक्टर है टाइगर श्रॉफ, जो कि जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। एक एक्शन एक्टर बॉलीवुड के हैं, उनका नाम है विद्युत जामवाल। ये जो है टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल, ये जो नौजवान एक्टर हैं, ये एक्शन फिल्में करते हैं और इन दोनों ने कलरीपयट्टू की बहुत कठिन ट्रेनिंग ली है। और आप कह सकते हैं कि विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ दोनों कलरीपयट्टू के मास्टर हैं। कलरीपयट्टू धीरे-धीरे दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है और आजकल में तो मैं देख रहा था, जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, कि पटना में भी ऐसे-ऐसे स्कूल खुल गए हैं जो कलरीपयट्टू की आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो यदि आप लोगों में से किसी को दिलचस्पी है तो वो कलरीपयट्टू खुद सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।